हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका फिजियोलॉजी ई पाठशाला के इस नए वीडियो में। और आज का टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जिनके की एग्जाम या तो शुरू हो चुके हैं या फिर बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम जानेंगे वो 10 हैक्स जिनको फॉलो करके आप अपने थ्योरी आंसर्स को ना केवल ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे बल्कि आप अपना स्कोर भी इम्प्रूव कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बात जो अक्सर स्टूडेंट्स नहीं जानते या इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि जो आंसर्स वो एग्जाम हॉल में 3 घंटे बड़ी मेहनत से सोच समझ कर लिखते हैं, उन्हें एग्जामिनर्स 3 घंटे में चेक नहीं करते। इसीलिए यहाँ ज़रूरत ये है कि आपको अपने आंसर्स ना केवल प्रॉपरली लिखने हैं बल्कि उन्हें कुछ ऐसे हैक्स को फॉलो करके इंटेलिजेंटली ड्राफ्ट भी करना है जिनसे कि ना केवल वो एग्जामिनर्स को पसंद भी आए बल्कि वो आपको ज़्यादा नंबर लेने में भी मदद कर सकें। और ये सब हैक्स मैं अपने 15 साल से भी ज़्यादा के टीचिंग एक्सपीरियंस में, जो स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक्स करते हैं आंसर शीट्स में या कुछ चीज़ों का जो ध्यान नहीं रखते हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो सबसे पहला जो चीज़ मैंने अक्सर आंसर शीट्स चेक करते हुए देखी है कि स्टूडेंट्स अपने आंसर्स को सीरियल ऑर्डर में अटेम्प्ट नहीं करते हैं। अब देखिए, आंसर्स को सीरियल ऑर्डर में अटेम्प्ट करना कोई मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन नहीं है, रादर इट इज एन ऑप्शनल थिंग। बट मैं फिर भी यही कहूंगा कि जहां तक हो सके, जितना हो सके, आप प्लीज अपने आंसर्स को एक सीरियल ऑर्डर में अटेम्प्ट करना चाहिए आपको। क्योंकि इसका एक जो डिसएडवांटेज मुझे एज एन एग्जामिनर लगता है वो ये है कि जब स्टूडेंट्स बहुत हैप्पैज़र्डली अपने आंसर्स को लिखते हैं आंसर शीट्स में, तो एग्जामिनर जो है उनको बार बार टू एंड फ्रो उन आंसर्स को ढूंढना पड़ता है। कि जैसे अगर सपोजिंग किसी स्टूडेंट ने 6th आंसर पहले कर दिया, उसके बाद उसने सेकंड का ए पार्ट कर दिया, फिर सडनली वन फर्स्ट आंसर शुरू हो गया, फिर 2 का बी पार्ट हमें ढूंढने के लिए आगे पीछे बार बार टू एंड फ्रो करना पड़ता है। अब इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है एज एन एग्जामिनर, बट व्हाट हैपेंस इज कि कई बार इसमें एग्जामिनर जो होता है, ही लूजेस पेशेंस एंड ही मे नॉट बी एबल टू लोकेट सम आंसर्स। तो बेनिफिट्स क्या हैं ऑर्डरली अटेम्प्ट के? देखिए, एक तो आप पेपर चेकर के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं अटेम्प्ट करके आंसर्स को सीरियल ऑर्डर में, बिकॉज उसका बहुत ज्यादा टाइम बच रहा है, बिकॉज उसको 150 या 200 आंसर शीट्स एक लिमिटेड टाइम में ही चेक करके वापस करनी है। दूसरी बात, आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जमेगा एग्जामिनर के ऊपर। जो आपको नहीं जानता है उसके पास बस आपकी वो आंसर शीट है जो आपके आंसर या आपकी नॉलेज को उसके सामने पेश कर रही है। तो कुछ ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं जिनको वो शायद नजरअंदाज कर सके या कर दे, सिर्फ ये देखकर कि आपने उसका कितना टाइम यहाँ पे सेव किया है। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का सवाल जरूर ये होगा कि कई बार हमें कोई आंसर नहीं आता है तो हम ऑब्वियसली उसको पहले अटेम्प्ट कैसे कर दें? हम उन क्वेश्चंस को ही पहले अटेम्प्ट करेंगे ना जो हमें आते होंगे। वो बात भी आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एक काम जो कर सकते हैं वो ये है कि आप पहले तो कोशिश यही कीजिए कि जितना आप सीरियल ऑर्डर में अटेम्प्ट कर सके वही करिए, ज्यादा हैप्पैज़ार्ड मत कीजिए। दूसरी चीज, कोशिश आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो आपको पता है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सपोजिंग 2 नंबर का है या 3 नंबर का है, तो आपको उसमें इतना ही लिखना है, आपको अराउंड 10 लाइन्स लिखनी है या शायद 15 लाइन्स लिखनी है, तो आप उतनी स्पेस छोड़ सकते हैं वहां पे क्वेश्चन का नंबर लिख के। और लेटर ऑन जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे, व्हेन यू रीविजिट कि कौन से क्वेश्चंस आपके रह गए, तब आप उस जो आपने ऑलरेडी स्पेस छोड़ी है वहां पे आप उस आंसर को लिख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो ऑर्डरली अटेम्प्ट है वो मेंटेन रहेगा। सेकंड चीज जो अक्सर मैं देखता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एडिक्वेटली अपने जो आंसर्स को स्पेसिंग नहीं देते। जहां पे पिछला आंसर खत्म हुआ वहीं से वो उसके बाद नेक्स्ट लाइन से अगला आंसर शुरू कर देते हैं। और कई बार तो कुछ स्टूडेंट्स, मैंने ये भी देखा है अपने एक्सपीरियंस में, कि वो आंसर्स का जो नंबर है, क्वेश्चंस का जो नंबर है, वो क्लियरली इंडिकेट भी नहीं करते। अब देखिए, जैसे यहाँ पे मैं इस एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूँ कि इस स्टूडेंट ने ये आंसर्स बहुत क्लियरली, उसने मार्जिन से पहले अपना आंसर का नंबर और उसके बाद हर आंसर के बाद 1 या 2 लाइन का गैप दिया है बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू आंसर। ना, इससे एक एडवांटेज क्या होगा इस एडिक्वेट स्पेसिंग से कि एक तो एग्जामिनर को आपके आंसर्स इजीली लोकेट हो जाएंगे, और कई बार
वैसे तो ये चीज इम्पॉसिबल होती है, बट स्टिल कई बार अगर एक बैड लक वाला चांस हो जाए कि एग्जामिनर आपका आंसर कोई मिस कर दे, तो वो अवॉइड किया जा सकता है इजिली बाय क्लियरली इंडिकेटिंग कि आपने कौन सा आंसर कहाँ पे अटेम्प्ट किया है। उसके बाद अगर आप दो आंसर्स के बीच में स्पेस भी छोड़ देते हैं। और एक जो मैं आपको बताता हूँ, एक चीज कई बार ये होती है कि जैसे केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं, उसमें फॉर एग्जाम्पल मैं माइसीनिया ग्रेविस की बात करता हूँ, तो उसके अंदर सपोजिंग एक क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और एक क्वेश्चन उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पार्ट में कि डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस या डिस्क्राइब द वेरियस ड्रग्स एक्टिंग एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर के अंदर में भी शायद एक या दो लाइन ट्रीटमेंट की डाल दें, और उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना करें अच्छे से। तो यहां पे अगर क्लियरली इंडिकेटेड नहीं होगा कि आपका ये वाला जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट का हिस्सा है, उसके स्ट्रक्चर में ही आपने एक एक्स्ट्रा पॉइंट एज एन अप्लाइड एस्पेक्ट डाला है, ये आपने नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे ट्रीटमेंट पूछी गई उसका पार्ट है, देन एग्जामिनर कैन बी कंफ्यूज्ड एज टू वेदर it is a part of the previous question or is it a part of the next question. So he might take it as a part of the previous question and give marks there and then only, and he may consider that you have not attempted the next part. So it's always better to clearly indicate the question or the answer number and leave adequate space between the two successive answers. उसके बाद एक और चीज जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि अपने एक आंसर को वो एक जगह शुरू करते हैं, उसके बाद शीट्स पे मल्टीपल लोकेशंस में उस आंसर को कंटिन्यू कर देते हैं। अब इसके अंदर जो एक चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वो ये हो सकती है कि अगर आपने क्लियरली ना लिखा हो, जैसे सपोजिंग आपने कोई आंसर शुरू किया पेज नंबर 2 पे, वहां पे आपने उसको अधूरा छोड़ दिया और आपने नेक्स्ट आंसर शुरू कर दिया, सडनली जब आपने 3-4 आंसर कर ली तो आपने शीट नंबर 5 पे आपको कुछ याद आया क्वेश्चन नंबर 2 का और आपने वहां से फिर वहां पे कंटिन्यूड कर दिया। इसमें बुराई कोई नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ ये होगी कि अगर आपने अपनी ओरिजिनल लोकेशन जहां पे आपने वो आंसर शुरू किया था, जैसे यहाँ पे मैं सपोजिंग हाइपोथेटिकल आंसर नंबर 2 की बात कर रहा हूं, तो आपने अगर उस प्रीवियस यानी ओरिजिनल लोकेशन पे ये चीज मेंशन नहीं की है कि आपने रेस्ट ऑफ द आंसर कंटिन्यू किया है ऑन पेज नंबर 5, तो ये हो सकता है कि एग्जामिनर जो है वो शुरू में ही जब वो आंसर पढ़ता है फर्स्ट पार्ट जहां पे आपने शुरू में वो आंसर लिखा है वहां पे वो उसको नंबर दे देगा। उसके बाद अगर उसको कोई इंडिकेशन नहीं दी है आपने कि आपने आगे भी इसको कंटिन्यू किया है, तो व्हेन वो नेक्स्ट पार्ट पे आएगा तो उस टाइम पे हो सकता है कि एग्जामिनर जो है उसको ओवर अटेम्प्ट कह के काट दे, और व्हाट विल हैपन, यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर बेटर इन दैट आंसर जिसमें आपने डेफिनेटली एड ऑन ये किया था। तो यहां पे जरूरत यही है कि आप तो एक तो एडिक्वेट स्पेसिंग जरूर छोड़िए अपने टेंटेटिव आंसर्स के लिए, और अगर फिर भी जरूरत पड़े कि आपको कोई चीज लेटर ऑन रिकॉल होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर एग्जाम, तो प्लीज आप ओरिजिनल लोकेशन पे जरूर उसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में एक नोट डाल दें कि आंसर रेस्ट ऑफ दिस आंसर इज कॉन्टिन्यूड ऑन पेज नंबर सो एंड सो। वैसे तो कोशिश कीजिए कि इतना स्कैटरिंग आप मत कीजिए आंसर्स का। Next thing which out of my own experience I am sharing with you is कि आप एक डेडिकेटेड रफ स्पेस अपने आंसर शीट में एक मार्जिन बना के अपने सभी आंसर्स को दीजिए। अब हम सबको यही लगता है कि शुरू से ही हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि रफ वर्क सिर्फ शायद कैलकुलेशंस के लिए है, बट इट इज नॉट सो। रफ वर्क इज अ वेरी गुड एरिया टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, और अगर आप ये डिमार्केट करते हैं रफ वर्क वाले एरिया को अपनी आंसर शीट पे, तो उससे क्या होगा कि कोई भी आंसर लिखने से पहले आप उसके कीवर्ड्स या की पॉइंट्स आप वहां रफ स्पेस में लिखिए कि आपने इसमें आपने ये हेडिंग्स करनी है या आपने ये कीवर्ड्स जरूर इंक्लूड कर देने हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा कि एक तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एक ऑर्गेनाइज वे में फ्लो करने लगेगा और आपको लॉजिकल सीक्वेंस समझ आने लग जाएगा कि मुझे अपने आंसर में सबसे पहले ये बात डिस्कस करनी है, फिर ये बात डिस्कस करनी है, फिर ये बात डिस्कस करनी है, जिससे कि आप एक होलिस्टिक अप्रोच से अपना आंसर दे पाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये भी होती है कि इससे हैप-हैज़र्डनेस ऑफ आंसर खत्म हो जाती है। कई बार स्टूडेंट्स को पहले ट्रीटमेंट याद आती है, शायद बाद में पैथोफिजियोलॉजी, तो एक मिस ऑर्गेनाइज सा आंसर देने की बजाय आपको पता होता है कि पहले मुझे एक पैथोफिजियोलॉजी में ये 2-3 चीजें की बात करनी है, उसके बाद मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन में ये 2-3 इन्वेस्टिगेशंस को डिस्कस करना है। सो यू जस्ट राइट देयर मेन नेम्स
maybe in some abbreviation form in the rough workspace, and then you just elaborate on those points which you have jotted down in your rough area. और इससे कटिंग और ओवर राइटिंग के चांसेस भी ऑलमोस्ट 50% तक कम हो जाते हैं, जिससे कि ओवरऑल नीटनेस और क्लीननेस जो है वो आंसर की और उभर के आती है, एंड इट ऑल्सो समवेयर हेल्प्स इन गेटिंग यू दैट एक्स्ट्रा मार्क बिकॉज ऑफ जस्ट क्लीनलीनेस ऑफ द पेपर। एक और चीज जो अक्सर मुझे लगता है कि शायद साइकोलॉजिकल लेवल पे हम सबको ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ स्टूडेंट्स को ये भी आदत होती है कि वो पहले आंसर लिखने से जैसे ही क्वेश्चन पेपर उन्हें मिलता है वो एक बार सारा का सारा क्वेश्चन पेपर स्कैन करते हैं ये देखने के लिए कि क्वेश्चन पेपर कैसा है, क्या कुछ आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आया, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं आया, कितना मुझे आता है। देखिए, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज लगता है कि स्टूडेंट्स को ये आदत अवॉइड करनी चाहिए, कि ऐसी टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि आपको पेपर मिलते ही आप सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को डिटेल में स्कैन करना शुरू कर दें। रादर क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको सबसे पहले सिर्फ इतना देखना है कि जो भी उसके प्रिंटेड पेजेस हैं, क्या वो, अगर वो सिंगल साइड है तो ठीक है, अगर दो साइड प्रिंटेड है तो आपको उसके सिर्फ ये देखना है कि क्या वो दोनों साइड से प्रिंटेड है या नहीं। उसके बाद व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। डोंट ओवर थिंक on questions which you don't know, you just start attempting them serial number wise। इससे क्या होगा कि एक तो आपका जो एक टेंडेंसी होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है वो हमेशा उस चीज पे ज्यादा फोकस करने लग जाता है एग्जाम में जो उसे नहीं आती है। students tend to get distressed, they might start to feel low if they think कि उन्हें ये एक दो क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही नहीं आते, उन्होंने तो बिल्कुल तैयारी नहीं की है, तो जो क्वेश्चंस उनको आते भी होंगे उसमें भी उनका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है, और वो शुरू के वो जो 10-15 मिनट होते हैं प्रेशर्स वो इस चीज के अंदर बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और एक और चीज, कई स्टूडेंट्स तो शायद इधर उधर से हेल्प भी लेने की कोशिश करते हैं, जो कि एक अनफेयर मीन्स का केस भी अट्रैक्ट करता है, और इनविजिलेटर की भी एक्स्ट्रा अटेंशन उन स्टूडेंट्स की तरफ फोकस हो जाती है। तो आप इन चीजों से बच के रह सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है पूरे पेपर को डिटेल में स्कैन करने की। जैसे ही आपको मिलता है आप बस अपना सीरियल ऑर्डर वाइज क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करके आप उसको बस अटेम्प्ट करते जाइए। जो क्वेश्चन आपको आता है आप अटेम्प्ट कीजिए, जो आपको नहीं आता आप उसके लिए स्पेस छोड़िए जितनी उसके लिए रिक्वायर्ड है, जितना आपको उसके बारे में पता है, यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इससे एडवांटेज ये होगा कि आपको, अगर जैसे हाफ टाइम तक आप जितना पेपर कर चुके हैं आपने वो कर लिया होगा, यू आर नाउ सेटल्ड डाउन इन योर एग्जाम हॉल, यू हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द पेपर। उसके बाद आप एक ठंडे दिमाग से जब आप रिविजिट करेंगे उन क्वेश्चंस को, तो देर इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल स्टार्ट रिकॉलिंग दैट इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस तब तक ये बन गया होगा कि मैंने काफी पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, और आपको कुछ ना कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन जरूर उसके बारे में याद आ जाएगी और आप वो क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। कई बार 100-200 पेपर्स के बंडल में कुछ एक दो केसेस ऐसे भी मेरे नोटिस में आए हैं जहां पे स्टूडेंट्स जो होते हैं दे स्टार्ट मेकिंग इमोशनल अपील्स टू द एग्जामिनर टू पास देम इवन दो दे हैव नॉट रिटन मच इन देयर आंसर्स, or what they do is they leave many pages altogether blank, they just know one or two answers and rest all of the sheet is blank। तो ऐसा आपने इमोशनल अपील नहीं करनी है, क्योंकि इससे सिर्फ आपको एग्जामिनर्स की सिंपैथी मिलेगी, मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और इवन दिस इज considered as an unfair means, and if reported by the paper checker, the examinee can even be penalized by the university for making such kind of emotional appeals to the examiner। So avoid doing this at all costs। आप अपनी नॉलेज पे भरोसा रखिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, आपको जो कुछ आता है आप प्लीज वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अपने क्वेश्चन के मुताबिक आंसर्स में डालिए, इमोशनल अपील से बचिए। एक और चीज एज एन एग्जामिनर आई वुड एडवाइज टू माई स्टूडेंट्स इज प्लीज डू नॉट यूज रेड बॉल पेन इन योर आंसर्स। कई बार हेडिंग्स डालने के लिए, कुछ की पॉइंट्स को लिखने के लिए कुछ स्टूडेंट्स रेड बॉल पेन का यूज करते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि रेड बॉल पेन सिर्फ और सिर्फ पेपर चेकर के लिए होता है, आंसर शीट्स को चेक करने के लिए, मार्क्स देने के लिए, या कोई कमेंट वो डालना चाहते हैं आंसर शीट पे कि स्पेसिफिक कुछ आंसर रिलेटेड कमेंट है, तो उसके लिए होता है। सो अवॉइड यूजिंग द रेड बॉल पेन एटलीस्ट। ठीक है, यहां पे स्केच पेन्स यूज करने की कोई मनाही नहीं है। इफ यू वांट टू यूज देम, यू आर इन हैबिट ऑफ यूजिंग देम, देन यू कैन कंटिन्यू यूजिंग देम, बट
रेड बॉल पेन इज अ स्ट्रिक्ट नो नो। एक जो पिछले कुछ सालों में मैंने चीज देखी है कि स्टूडेंट्स के अंदर शॉर्ट हैंड के अंदर आंसर देने का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब शॉर्ट हैंड से मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ इंग्लिश और मेडिकल टर्म्स यहाँ पे आपको दिए जो मैं बहुत रेगुलरली इनकाउंटर करता हूँ आंसर शीट्स में स्टूडेंट्स की। जैसे B/W बिटवीन के लिए, टेम्प फॉर टेम्परेचर, बी कॉज फॉर बिकॉज, फिग फॉर फिगर, ए छोटा सुपरस्क्रिप्ट में एक्स डाल के, एन एक्शन पोटेंशियल के लिए, HR, कॉन्क, ACCH, T/T, इस तरह की आप टर्म्स को प्लीज अवॉइड कीजिए। इस तरह के शॉर्ट हैंड में या SMS टाइप लैंग्वेज जिसे मैं कहता हूं, आप प्लीज अवॉइड कीजिए, क्योंकि दिस कैन क्रिएट कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ एग्जामिनर एज टू व्हाट यू वांट टू से। ही माइट नॉट गेट क्लैरिटी ऑन योर आंसर्स। इससे आपका समय बचता है या आपकी आदत बन चुकी है शायद, इस आदत को आपने तोड़ना है। और वो आदत तभी टूटेगी जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे अपने आंसर्स को। कुछ प्रैक्टिस सेशंस लगाइए जब आप प्रेपरेटरी हॉलिडेज में हैं, एक दो आंसर्स को लिखना शुरू कीजिए और कॉन्शियसली थोड़ा सा अवॉइड कीजिए इस तरह की शॉर्ट हैंड नोटेशंस को एग्जाम में फ्रीक्वेंटली यूज करने के बारे में। देखिए, एक और चीज जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स बस पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखते चले जाते हैं विदाउट just giving importance to main points, not underlining them, not spacing the points, and not clearly conveying what they want to say to the examiner। और इस तरह के आंसर्स जो हैं उसमें मेन पॉइंट्स जो है मिस होने की टेंडेंसी रहती है। तो इवन इफ यू हैव रिटन एवरीथिंग बट इट हैज नॉट बीन प्रॉपरली हाईलाइटेड or it is not standing out in your that long full page paragraph, then you might not score that much as you are expecting for your answer। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर आप अपने आंसर्स को थोड़ा सा और इलस्ट्रेटिव बनाएंगे, जैसे कि अगर डिफरेंसेस हैं तो बजाय कि पैराग्राफ में डिफरेंसेस करने के आप टैबुलर डिफरेंसेस कीजिए। उसके बाद डायग्रामेटिकली आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डायग्राम के अंदर आप उसको लेबल करें ढंग से। ठीक है, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू अवॉइड ब्लैंड पैराग्राफ्स। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ मोर कंसेप्चुअल डायग्राम्स एंड ड्रॉ मोर फ्लो चार्ट्स। इससे दो बेनिफिट्स होते हैं, एक तो आपका आंसर जो है वो विजुअली ज्यादा अपीलिंग हो जाता है जो पेपर चेकर है उसके लिए, और आपका जो टेक्स्ट लिखने में टाइम जाएगा वो भी बचेगा, क्योंकि डायग्राम्स अगर आपने प्रॉपरली लेबल किए हैं, अगर आपने कंसेप्चुअल डायग्राम्स बनाए हैं, तो एग्जामिनर को 1 मिनट से भी कम समय लगेगा समझने में कि हाँ आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से है। और यहाँ पे डायग्राम्स की जो है वहां पे ब्यूटी मैटर नहीं करती है, वो मैटर करती है कि कंसेप्चुअली दे शुड बी करेक्ट, दे शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड एंड दे शुड क्लियरली कन्वे व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। उसको आपको बहुत अच्छे से लेबल करना है और उसको क्लियरली उसको डिमार्केट करना है अपने आंसर में जो आपका मेन पॉइंट है। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ नॉर्मल वैल्यूज हैं या इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, हाईज लोज ऑफ सेल काउंट्स एंड हीमोग्लोबिन एंड व्हाट नॉट एंड सो सच काइंड ऑफ वैल्यूज, जैसे GFR हो गई, इन सब वैल्यूज को आपको अलग से हाईलाइट और अंडरलाइन जरूर करना चाहिए। और जब वैल्यूज की बात आती है तो फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में आपने नॉर्मल वैल्यू को रेंज में लिखना है, कभी भी एक वैल्यू की बात नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हार्ट रेट पूछा गया तो डोंट से दैट हार्ट रेट इज 72 बीट्स पर मिनट, यू शुड गिव अ प्रॉपर रेंज, जैसे 60 to 90 बीट्स पर मिनट। यू शुड ऑलवेज टॉक अबाउट द रेंज एंड यू शुड प्रॉपरली गिव द यूनिट्स। इसी तरह सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो भी रेंज है आपने 120/80 mm of Hg नहीं लिखना है, यू शुड राइट द रेंज ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड द रेंज ऑफ नॉर्मल वैल्यू ऑफ द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दिस विल हेल्प यू स्कोर मोर इन द एग्जाम। एक और जो चीज देखी जाती है कुछ स्टूडेंट्स के साथ कि उनकी हैंडराइटिंग जो होती है काफी हद तक इलेजिबल होती है, पढ़ने में थोड़ी मुश्किल आ जाती है एग्जामिनर को। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं रियल लाइफ से, जहाँ पे स्टूडेंट्स की राइटिंग को पढ़ना एक बड़ा टास्किंग एफर्ट हो जाता है एग्जामिनर के लिए। अब देखिए, हैंडराइटिंग मैं भी मानता हूं कि ये आपके बस की बात नहीं है, इट्स अ skill which you have acquired over a period of years, and despite your best efforts, if you are not able to write as per the expectations of your teachers, तो इसमें कोई बात नहीं। एक छोटा सा टिप जो मैं आपको दे सकता हूं यहाँ पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि अक्सर ये जो इलेजिबल राइटिंग या जैसे स्टूडेंट्स आपको कई बार दिक्कत आई होगी या आपके टीचर्स ने भी आपको कई बार इस चीज़ के बारे में गाइड किया होगा या टोका होगा कि आपकी राइटिंग समझ नहीं आती, आप इसको इंप्रूव कीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक तो कर्सिव राइटिंग को अवॉइड कीजिए।
क्योंकि जब आप कर्सिव में लिखते हैं तो उस टाइम राइटिंग अगर आपकी पहले ही थोड़ी अप टू द मार्क नहीं है तो हो सकता है कि वो और खराब हो जाती है। तो इससे अच्छा ये रहता है कि आप अपने आंसर्स को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए एंड राइट देम इन स्मॉल इंडिविजुअल अल्फाबेट्स, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी हैंडराइटिंग की जो लेजिबिलिटी है, जो क्लैरिटी है, वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाती है। ये आप करके भी देख सकते हैं कि एक बार कर्सिव करके लिख के देखिए और एक बार थोड़ी ब्रोकन राइटिंग जिसे मैं कहता हूं उसे आप एक बार करके देखिए और आप देखेंगे कि आपका आंसर पहले से कहीं ज्यादा क्लियर हो जाता है इन इट्स आउटलुक। अब एक डिसएडवांटेज इस तरह की राइटिंग की ये है कि ये स्पीड स्लो कर देती है आपकी। कर्सिव राइटिंग आप तेज कर सकते हैं लेकिन ये जो ब्रोकन राइटिंग है ये स्लो कर देती है आपकी राइटिंग स्पीड को। तो यहाँ पे आप अपनी राइटिंग की स्पीड को इंप्रूव करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको कुछ मॉक आंसर्स अपने प्रेपरेशन हॉलीडेज में अपने मॉक क्वेश्चंस के साथ आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इसी से आपकी स्पीड भी बन जाएगी इस तरह की राइटिंग में। लास्टली बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मिथ्स की जो स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें ज्यादा नंबर दिलवाते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। सबसे पहली मिथ जो सब स्टूडेंट्स को लगता है वो ये है कि ज्यादा शीटें भरेंगे तो ज्यादा अच्छा स्कोर आएगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको शीट्स पे शीट्स भरनी है, आपको सप्लीमेंट्री शीट्स पे शीट्स लगानी है और एग्जामिनर आपकी शीट के वेट के हिसाब से आपको नंबर देने वाला है, ये आंसर के लेंथ के हिसाब से आपको नंबर देने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। द थिंग इज विच मैटर्स इज नॉट द लेंथ बट द रेलिवेंस ऑफ व्हाट यू आर राइटिंग। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने 10 नंबर के आंसर में आपने 2 लाइनें लिख के खत्म की कि मैंने तो सब रेलिवेंट लिख दिया। इट्स नॉट दैट, बट देयर शुड बी अ सिस्टमैटिक अप्रोच, अ मोर ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच एट राइटिंग योर आंसर्स। इन द सेंस कि जैसे अगर आपको कोई आंसर आप अटेम्प्ट करने वाले हैं तो बजाय कि ये फोकस करने की कि मैं कुछ भी उसमें फिट कर दूं सो दैट आई कैन एक्सपैंड इट, कि 5 नंबर का है अब तो भाई मुझे पूरी की पूरी शीट ही भरनी पड़ेगी या मुझे 2 शीटें भरनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लेट्स से कि आपने इसको 20 लाइनों में खत्म करना है या 20 लाइनों से ज्यादा आपको नहीं पता है तो आप इसके लिए डायग्राम बनाइए, आप इसमें फ्लो चार्ट बनाइए, आप इसको पॉइंट वाइज रिप्रेजेंट कीजिए अपने आंसर्स को। और इससे क्या होगा, आपका आंसर प्रिसाइज भी होगा, लॉजिकल भी होगा, इवन इफ इट इज not of adequate length as per your satisfaction. If it contains the relevant information, if it is more organized, it is more illustrative, it will get you more score. Filling the sheets with irrelevant things will not improve your score at any cost. Second thing, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर उनके डायग्राम बहुत कलरफुल होंगे तो उनके स्कोर्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। देखिए अगेन मुझे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलरली ऐसा कुछ नहीं है कि कलरफुल आंसर शीट्स को या बहुत ज्यादा कलरफुल डायग्राम्स को ही ज्यादा नंबर मिलते हैं। ठीक है कि उनको एक एक्स्ट्रा एज मिल सकता है लेकिन दैट इज नॉट दी ओनली थिंग विच अपील्स टू द एग्जामिनर। जो एज एन एग्जामिनर मुझे अपील करता है वो है कि ओवरऑल नीटनेस क्या है, पेपर की क्लैरिटी होनी चाहिए। टू मच ऑफ कटिंग एंड ओवर राइटिंग इंडिकेट्स कि जो एग्जामिनी है वो अपने आंसर्स को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है या उसने लास्ट मिनट कहीं इधर उधर से पूछ पाछ के शायद ये आंसर चेंज तो नहीं कर दिए हैं। तो इसलिए, और आपने अगर आप पेंसिल से या इवन एक अपने बॉल पेन से भी अपने डायग्राम्स बना रहे हैं तो इवन दैट इज ओके विद द एग्जामिनर। द ओनली थिंग इज कि आपको अपने डायग्राम्स की क्लैरिटी, उनकी एक्यूरेसी और उनकी प्रॉपर लेबलिंग पे फोकस करना है। अगर आप कलरफुल बनाना चाहते हैं देन इट्स ओके, बट सिर्फ और सिर्फ कलरफुल के कारण आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। द नेक्स्ट थिंग विच आई हैव सीन इज कि कुछ एक रेयर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ये भी समझते हैं कि कुछ भी लिख दो तो आंसर जो है वो 100% अटेम्प्ट हो जाएगा एंड एग्जामिनर माइट गिव इन द मार्क्स। और कुछ केसेस में तो मैंने ये भी देखा है कि इवन माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर स्टूडेंट्स आर राइटिंग अबाउट द जीएफआर और any related thing which you have read, and if they have not read supposing about myasthenia gravis or some other topic, they will fit in any other topic in any other question just to give their full attempt। देखिए ऐसा करने से आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। अगर बिल्कुल क्वेश्चन नॉर्थ है और आपका आंसर साउथ है देन यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ क्रेडिट फॉर दैट आंसर। हाँ ठीक है, अगर क्वेश्चन नॉर्थ है तो आपको नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में आप कुछ दायरे में सीमित अगर आप रहते हैं कि आप कुछ रेलिवेंट पॉइंट उसके बारे में लिख पाते हैं देन इट्स ओके। लेकिन अगर टोटली इररेलेवेंट चीजें अगर आप डालेंगे अपने आंसर्स में जस्ट टू गिव 100% अटेम्प्ट तो दैट इज नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट। सो जस्ट
focus on what is important for the exams, prepare your answers thoroughly, prepare your answers in a logical way, and try to stick to what the examiner is asking rather than beating about the bush in your exams. ठीक है? और लास्ट में हमेशा याद रखना कि कभी भी मिस्टेक से आपने निराश नहीं होना है, उसको वेस्ट नहीं जाने देना. यू हैव टू रादर लर्न फ्रॉम इट, बिकॉज मिस्टेक्स आर दी लैडर्स टू दी सक्सेस. उम्मीद है आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा. आई विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. आई एम श्योर यू विल डू ग्रेट. फिजियोलॉजी पाठशाला के अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.